जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। इससे पहले हमने अपनी एचटीएमएल और सीएसएस को कवर किया। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो हमने एचटीएमएल और सीएसएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को कुछ समझाते हैं या कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हमारी जावास्क्रिप्ट वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट की फॉर्म में। कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट शो कराता है आउटपुट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा फ्रंट एंड होता है और एक हमारा बैक एंड होता है। हम अपनी जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन इस कोर्स को करने के बाद, जावास्क्रिप्ट को करने के बाद आप फ्रंट एंड में भी काम कर रहे होंगे, आप बैक एंड में भी काम कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल ऐप्स की, तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं रिएक्ट नेटिव का। इसी तरह अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें जो कि विंडोज़ में, लिनक्स में और मैक में चल सकती हैं, तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसमें हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं electron.js। इसी तरह अगर हम गेम डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट, और फ्रेमवर्क हम 3.js या फिर babylon.js यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेब सर्वर्स की और एपीआईज़ की, जैसे कि हमारी रेस्टफुल एपीआईज़ होती हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एपीआईज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, क्रोम ब्राउज़र में हो सकती हैं या कोई और ब्राउज़र, उसके अंदर जो एक्सटेंशंस होती हैं, वो एक्सटेंशंस हम क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी हमारे पास फील्ड है जिनके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो फ्रंट एंड की है, तो फिलहाल हम फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होंगे। अब अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, तो हमारे फ्रंट एंड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारी एचटीएमएल होती है, एक हमारी सीएसएस होती है और एक हमारी जावास्क्रिप्ट होती है। हमारी एचटीएमएल का जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो कंटेंट हम लिखते हैं, वो हम एचटीएमएल को यूज़ करके लिखते हैं, और फिर हमारी सीएसएस हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसे डिज़ाइन देने के लिए। और फिर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी सेट करने के लिए। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, एचटीएमएल को यूज़ करते हुए हम कुछ फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कुछ बटन्स क्रिएट करते हैं। उन बटन्स को प्रेस करने पर क्या आउटपुट आएगा, क्या चेंज आएगा, तो वो हम सेट कर रहे होते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट, और पहला कोड हम लिखते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट का। जी, हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र में। अब यहाँ पर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी क्रोम ही यूज़ करें। हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपने राइट क्लिक करना है और आपने जाना है इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे। उसके बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर होगी। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस। अब हो सकता है शुरू शुरू में ये चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगें, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो आपने फिलहाल के लिए इन पे फोकस नहीं करना, हमने जाना है सीधा कंसोल में, और इस कंसोल के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट का पहला कोड लिख रहे होंगे। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना हम आउटपुट शो कराने के लिए डिफरेंट कमांड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, तो उसके अंदर आउटपुट दिखाने के लिए हम सी आउट का यूज़ करते हैं। तो हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आउटपुट दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं। तो यही हमारे कोड की सबसे पहली लाइन होने जा रही है। सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे पेरेंथीसिस। ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, हम इन्हें पेरेंथीसिस कहते हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे डबल कोटेशन। अब इन डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिख रहे होंगे वो हमारे आउटपुट में शो हो रहा होगा। सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड नेटवर्क, और आखिर में हमने लगाना है सेमीकोलन। अब जब भी हमारे कोड की एक लाइन खत्म हो रही होती है, बाय द वे हम एक लाइन को ना एक स्टेटमेंट कहते हैं, जब भी हमारी एक स्टेटमेंट एंड हो रही होती है तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारी एक लाइन जो है वो एंड हो रही है। अब देखिए जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ, तो जो कुछ मैंने अपनी डबल कोटेशन के अंदर लिखा था वो मेरे आउटपुट में शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कुछ और आउटपुट कराना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ।
सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाय द वे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एरोज कीज का यूज़ किया और उसमें जो अप की होती है ना, मैंने उसे प्रेस किया तो मेरा प्रीवियस कोड जो है वो यहाँ पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैं कोड नेटवर्क की बजाय ना कुछ और लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ रैंडम से, या कुछ स्पेशल करेक्टर्स एंटर कर देता हूँ। अब के बाद जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा वही आंसर आ रहा है जो कि मैंने डबल कोटेशन में लिखा था। अब ज़रूरी नहीं कि आप डबल कोटेशन को ही यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पर डबल कोटेशन को हटा दूँ और इसकी जगह सिंगल कोट को यूज़ करूँ तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। सिंपल यहाँ पर भी सिंगल कोट। अब के बाद जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ मेरा आंसर फिर भी आ रहा है। तो ये आपकी मर्जी है, आप डबल कोटेशन यूज़ करें या सिंगल कोटेशन यूज़ करें। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास हर स्टेटमेंट के आखिर में हम सेमीकोलन लगाते हैं। अगर मैं इस सेमीकोलन को हटा भी दूं तब भी मेरा कोड रन होगा। देखिए जैसे एंटर कर रहा हूं मेरा आउटपुट फिर भी आ रहा है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप सेमीकोलन का यूज़ करें एज अ गुड कोडर। अब यहाँ पर देखिए हमने जितना भी कोड लिखा वो सारा का सारा कंसोल में लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा कोड ही कंसोल में लिख रहे होंगे। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो हम अपना कोड लिखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होते हैं, किसी एडिटर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अपने इस कोर्स के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो का। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा मेथड है इसको डाउनलोड करने का, आपने सिंपल उसे डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना है। तो हम जितना भी कोड लिख रहे होंगे अपना वो हम विजुअल स्टूडियो पे लिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसे राइट क्लिक करना है और हमारे पास सिंपल राइट क्लिक, सॉरी हमने यहाँ जाके राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर कंसोल का ऑप्शन आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका कंसोल जो है वो क्लियर हो चुका है। सिंपल अब हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने होगा। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है index.html। आपने ये फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पहले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफॉल्ट मुझे HTML का कुछ कोड दे दिया जो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिलहाल हम HTML में कुछ नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी होगी, वो मैंने पहले से की हुई है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है first.js। अब ये जो .js है ये हमारी फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे अगर हम बात करें HTML की तो यहाँ पर देखिए HTML की एक्सटेंशन है .html और यहाँ पर देखिए CSS की एक्सटेंशन होती है .css। इसी तरह जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है वो है .js। इसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है न्यू विंडो में। सिंपल अब जब तक मैं अपनी इस फाइल को अटैच नहीं करता HTML के अंदर तब तक मेरी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो मेरे किसी काम की नहीं। तो उसे हम यहाँ पर अटैच करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हम बॉडी के आखिर में इसे अटैच कर रहे होते हैं। आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज़ करना है और यहाँ पर आपने सोर्स देना है। सोर्स मीन अपनी फाइल का नाम। तो हमारी फाइल का नाम है first.js, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे आपने सेव कर देना है। अब चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम जो भी कुछ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे होंगे हमारे कंसोल में नज़र आ रहा होगा। सिंपल हम पहले वही अपनी कंसोल वाली स्टेटमेंट लिखते हैं और इसमें कुछ आउटपुट कराने की कोशिश करते हैं। डबल कोटेशन। अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉरी हम थोड़ा चेंज करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू कोड नेटवर्क, सेमीकोलन। इसे सेव करते हैं, जाते हैं अपने ब्राउज़र में। देखिए जैसे आपके बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं कुछ और शो कराऊँ तो उसके लिए अगेन मुझे दोबारा से कंसोल लिखना होगा, console.log और उसके साथ अगेन पेरेंथीसिस और डबल कोटेशन। अब के बाद आप चाहें तो कोई नंबर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो कुछ आप लिखना चाहें। सेमीकोलन। अगेन दोबारा से मैं इसे सेव करता हूँ। अब के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा जो सेकंड आउटपुट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए साइड पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी ये जो लाइन है ना first.js फाइल की, ये फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है मेरे कोड एडिटर में और ये सेकंड लाइन पे है। अब यहाँ पर देखें मेरी जो फर्स्ट लाइन थी वेलकम टू कोड नेटवर्क, तो वो फर्स्ट लाइन पे थी और ये सेकंड लाइन पे है। तो ये जो लाइन है वो भी हमारी यहाँ पर शो हो रही होती है कि हमारा कोड किस लाइन में लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और भी होता है मेथड जिससे हम मैसेज शो करा सकते हैं। उसके लिए सिंपल हम अलर्ट का यूज़ करते हैं। ये console.log से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल हम मैसेज ही शो करा रहे होंगे लेकिन एक अलग अंदाज से करा रहे होंगे। इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, मैं से सेमीकोलन लगाता हूँ, सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरी स्क्रीन पे ना एक पॉपअप शो होगा। देखिए जैसे रिफ्रेश किया
तो मेरी स्क्रीन पे एक पॉपअप शो हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेरा वही मैसेज जो कि मैंने अलर्ट में लिखा था, हेलो JS। तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं और उसे सेंड करते हैं तब भी हमें एक पॉपअप शो होता है, या फिर हम किसी वेबसाइट को लीव कर रहे होते हैं तब भी शो होता है। तो अलर्ट के काफ़ी सारे काम हैं जो कि हम अपने कोर्स में वक्त के साथ साथ सीख रहे होंगे। दोबारा से चलते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए इसे हटा देता हूँ। हमारा जो बेसिक था वो हम सीख चुके हैं, अलर्ट का भी और कंसोल का भी। अब हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना वेरिएबल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आपने ये कंसीडर करना है कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में हम कोई वैल्यू रख रहे होते हैं। हम जब भी अपना कोड लिखते हैं ना तो उसमें हम वैल्यूज़ इनपुट कर रहे होते हैं, तो वो वैल्यूज़ किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो रही होती हैं। तो सिंपल इसका जो तरीका होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिख रहे होते हैं वेर। इसके अलावा भी कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। साथ में हम लिखते हैं अपने वेरिएबल का नाम। आपकी मर्जी, आप वेरिएबल का नाम जो भी सेट करना चाहो। उसके बाद हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं इक्वल टू का, लेकिन यहाँ पर हम इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, और साथ में हमारे पास है वो वैल्यू जो कि हम वेरिएबल ए को दे रहे हैं। तो वेरिएबल ए क्या हुआ, वेरिएबल ए एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 20 वैल्यू स्टोर है। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वेरिएबल का, वो आपने याद रखना है। एक बॉक्स है और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल के नेम की। वेरिएबल का नेम जो होता है वो सेट करने के कुछ रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास है नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मतलब हमारा जो वेरिएबल का नेम होता है आप उसमें लेटर्स भी लिख सकते हैं, आप डिजिट्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास हमारे जो वेरिएबल का नेम होता है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो लेटर होना चाहिए। हाँ, हमारे पास चॉइस होती है, हम उसे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर और डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए हम इसे यहाँ से अरेज करते हैं और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम सेट करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक एज का वेरिएबल बनाता हूँ और उसे कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अब हमने बात की कि हमारे वेरिएबल का जो नेम होता है या तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए, या डॉलर साइन होना चाहिए। हमने लेटर यूज़ कर लिया, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ वेरिएबल के नेम और उसे कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ये भी हमारा सेट है। हमारा एडिटर जो है हमें एरर शो नहीं कर रहा। सिंपल यहाँ पर मैं डॉलर साइन यूज़ करता हूँ वेरिएबल के नेम और उसे कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर भी मेरा जो कोड एडिटर है वो मुझे एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने रूल्स के मुताबिक वेरिएबल का नेम सेट किया। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले कोई नंबर लिख दूँ और फिर वेरिएबल का नेम लिखूँ तो अब के बार यहाँ पर देखिए मेरे जो एडिटर है वो मुझे एरर शो करा रहा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना तो वो लेटर में से है, ना अंडरस्कोर है और ना ही डॉलर साइन है। तो अगर आपने इस तरीके का कोई भी नेम लिखा तो वो वैलिड नहीं होगा, आपका एडिटर आपको एरर शो कराएगा। यहाँ पर चंद एक और चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई कार, और मैंने क्या किया, मैंने माई और कार इनके दरमियान मैंने एक स्पेस यूज़ किया। यहाँ पर देखिए स्पेस, तो स्पेस जो है वो वेरिएबल के नेम में अलाउ नहीं होती। अगर आप स्पेस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखें वो एरर शो कर रहा है। उसे क्या लग रहा है कि माई जो है वो एक अलग वेरिएबल है, कुछ अलग चीज़ है, और जो कार है वो कुछ अलग चीज़ है। तो हम जो स्पेसिस होते हैं वो अलाउ नहीं होती। अगर आपने यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अलाउ है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं कैमल केस। कैमल केस क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे मैंने माई लिखा, वो लोअर केस में होता है, और जो सेकंड लेटर होता है उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में होता है। सिंपल मैं सी को कैपिटल कर दूंगा, तो इसे हम कैमल केस कहते हैं। तो अगर आपने कोई दो नेम है, जैसे फर्स्ट रोल नंबर हो गया, फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, माई कार हो गई, जहाँ पर आपको स्पेस लगानी है, तो इस तरह का कैमल केस आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसके अंदर चंद एक और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँ। अब हमारे पास ना वेरिएबल के नेम में हम दो स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं, एक तो हमारा अंडरस्कोर है और एक है हमारा डॉलर साइन। इसके अलावा अगर आपने कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ किया, जैसे हमारे पास एट द रेट होता है, परसेंटेज होता है, प्लस माइनस के साइन हो गए, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं एट द रेट लगाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे मेरा जो कोड एडिटर है वो एरर शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्लस यूज़ करता हूँ तब भी वो एरर शो कर रहा है, या फिर आप परसेंटेज का यूज़ करते हैं तब भी वो एरर शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आप अपने वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये। अब यहाँ पर देखिए मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ y,
इक्वल्स टू 20 और उसके साथ मैं एक कैपिटल वाई लिख देता हूँ इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे लिए ये वाई और ये वाई दोनों सेम है, लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट के लिए आपने स्मॉल लेटर यूज़ किए, उसके लिए वो कुछ अलग चीज़ है, और हमारा जो कैपिटल है उसके लिए वो कुछ अलग वैल्यू है। तो केस सेंसिटिव का मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के लिए। तो अगर आपने कोई ऐसे दो वेरिएबल बना लिए तो वो हमारे लिए तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड जो होते हैं हमारे, वो आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं रिजर्व वर्ड के बारे में। रिजर्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन हो चुके हैं। मतलब जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई उसने कुछ वर्ड जो है वो पहले से इसमें सेट कर दिए और उनका एक खास फंक्शन रख दिया। जैसे हमने यूज़ किया console.log, तो उसका एक फंक्शन था, उसने क्या करना होता है, आउटपुट शो कराना होता है। या हमने अलर्ट को यूज़ किया, उसका भी एक फंक्शन है। तो कंसोल और अलर्ट ये हमारे कीवर्ड हैं, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड के बारे में मजीद जानने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सर्च करना है अपने क्रोम में कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। सिंपल आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पर सिंपल यहाँ पर देखिए हमारे पास है MDN, आपने इस पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको सारे के सारे कीवर्ड जो है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरफ कीवर्ड का ऑप्शन है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है एक लिस्ट आ चुकी है कीवर्ड की, जिन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। तो आपने यहाँ पर खुद से जाके एक्सप्लोर कर लेना है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारे के सारे आपको याद होते जाएंगे। तो ये वो वर्ड हैं जिनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। वापस जाते हैं अपने एडिटर में। जी, अब हम शुरू करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट का। हम पढ़ रहे होंगे वैर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में। ये हमारे कीवर्ड हैं जो कि हम लिख रहे होते हैं अपने वेरिएबल के नेम से पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं वैर के बारे में। वैर में क्या होते हैं, हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वैर को कभी भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। 2015 से पहले हम वैर को यूज़ करते थे, लेकिन 2015 के बाद हमारे पास लेट आ गया तो अब हम लेट को यूज़ करते हैं। वैर को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मैं उसका रीज़न आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलते हैं अपने एडिटर में। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैर और वेरिएबल का नाम सेट करता हूँ और साथ में उसे कुछ वैल्यू देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वैर को समझाने से पहले एक और यहाँ पर की पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, और एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। सिंपली क्या होता है, जब हम वेर को यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारा कीवर्ड है, वेर कीवर्ड और वेरिएबल का नाम, यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब मैंने वेर लिखा और वेरिएबल का नेम लिखा, इट्स मीन मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। और फिर जब हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। तो जब वेरिएबल को वैल्यू देते हैं इट्स मीन वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। और जब हम ये कीवर्ड लिखते हैं, वैर लिखें, लेट लिखें या कॉन्स्ट लिखें और साथ में वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो अगली तमाम वीडियोस में जब मैं डिक्लेयर का वर्ड यूज़ करूं या इनिशियलाइज का वर्ड यूज़ करूं तो आपको पता होना चाहिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए हमने वैर एज एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर दोबारा से मैं वही वेरिएबल बनाता हूँ और उसे दोबारा से वैल्यू दे देता हूँ। अगेन एक बार फिर से मैं वैर का वेरिएबल एज नाम का बनाता हूँ और उसे एक वैल्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 बार अपने एज वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो यही एक खामी है वैर की कि आप एक ही वेरिएबल को काफ़ी बार डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम वैर को यूज़ नहीं करते। अब देखिए जैसे मैं इसे आउटपुट में करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा, 23 आ रहा होगा। तो मेरी जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो तो ख़त्म हो गई। तो हम किसी भी वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन वैर के अंदर आप बार बार डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यही वजह है कि हम वैर को यूज़ नहीं करते। वापस चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेट का कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। इसमें क्या होता है, हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसे अपडेट कर सकते हैं। किस तरह से, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल मैं लेट का कीवर्ड लिखता हूँ, एक वेरिएबल का नेम सेट करता हूँ और उसे कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैं दोबारा से इसे अगर रीडिक्लेयर करना चाहूँ तो देखिए क्या होता है, मैं लेट लिखता हूँ, अगेन दोबारा से इसे रीडिक्लेयर करता हूँ और इसे वैल्यू देता हूँ। अब की बार क्या हुआ, मेरा जो एडिटर है वो मुझे एरर शो करा रहा है। क्यों शो करा रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर, कि मैं वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट का मतलब मैं अपनी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से एज लिखता हूँ और अब की बार मैं इसके अंदर ना वैल्यू 25 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं देखता हूँ कि मेरे आउटपुट में कौन सी वैल्यू आती है एज की। तो हम सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और फिर पैरेंथेसिस। अब के बार मैं डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करूँगा। देखिए अगर मैं डबल कोटेशन का यूज़ करूँ, अब मेरी वैल्यू जो है 25 वो मेरी एज नाम के वेरिएबल में है, और अगर मैं इसमें एज लिखूँ और सेमीकोलन लगाऊँ आखिर में, मैं इसे सेव करता हूँ। अगर मैं ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करूँ तो मेरे आउटपुट में एज आ रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो वैसे का वैसा ही हमें आउटपुट में शो हो रहा होता है। तो जब हम किसी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को आउटपुट में दिखाना चाहते हैं तो हम डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करते, सिंपल उस वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। अब की बार अगर मैं इसे सेव करूँ और ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे वेरिएबल में जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो रही है। मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए 25 जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। सिंपल यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू हुई जो कि मैंने अपडेट की, पहले 23 थी, अपडेट करने के बाद 25 हो गई। तो लेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में कर रहे होंगे। यहाँ पर बताता जाऊँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लॉक बनाया कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल एज सेट किया और उसे मैंने एक वैल्यू दे दी 23। और मैं गया सेकंड ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट का और उसे वही नेम दिया जो कि मैंने एज दिया था उसे, और यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दी। अब के बाद मेरा जो एडिटर है वो मुझे एरर शो नहीं करा रहा, क्योंकि हमारा ये जो एज का वेरिएबल है ये सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही महदूद है, इसी के अंदर काम करेगा। और उसके बाद हमारा जो ये वाला एज का वेरिएबल है वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। तो अब के बाद हमारा जो एडिटर है वो हमें एरर शो नहीं करा रहा। उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट के अंदर हम वेरिएबल को ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्ट को आप कह सकते हैं कि हमारी फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, ना ही रीडिक्लेयर हो सकती है। इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल लिखता हूँ और उसे कुछ नाम देता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। अब अगर मैं इसे रीडिक्लेयर करना चाहूँ, मैं दोबारा से कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट वही एज। अब के बार मैंने एज लिखा तो क्या हुआ, मेरा एडिटर जो है वो मुझे एरर शो करा रहा है, क्योंकि मैं एज नाम के वेरिएबल को एक बार फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे अपडेट करना चाहूँ, मतलब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, पहले 23 है, अब के बाद मैं 34 करूँ तो क्या होगा, फिलहाल के लिए एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसे आउटपुट में देखना चाहूँ, सिंपल मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और फिर पैरेंथेसिस के अंदर अपने वेरिएबल का नेम जिसमें वैल्यू पड़ी है, मैं इसे सेव करता हूँ। अब के बाद जाके ब्राउज़र में जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एरर शो हो रहा है, कि यहाँ पर देखिए मेरे पास लाइन भी शो हो रही है कि किस लाइन के ऊपर मेरा एरर है, सेकंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट की ये अच्छी बात है कि हमें पढ़ने से ही अंदाज़ा हो जाता है अपने एरर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे कांस्टेंट वेरिएबल को ना असाइन की जा रही है वैल्यू। तो सिंपल दोबारा से जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं इसे रेस करता हूँ और अब के बाद मैं इसे सेव करके आउटपुट देखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास वैल्यू जो है वो आ रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे लेट में, कॉन्स्ट में और वेयर में। वेयर तो हम बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं रहे होंगे, हम लेट और कॉन्स्ट यूज़ कर रहे होंगे। सिंपल यहाँ पर ना अब हम थोड़ा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के थोड़े कोड लिख कर देखते हैं। उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी और उसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके ना मैं सी नाम के वेरिएबल में रख देता हूँ। मतलब ए को प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके ना जो आंसर आएगा हमारे सी में स्टोर होगा। और मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके सी के अंदर जो वैल्यू है उसे आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 47 मेरा आंसर आ रहा है उन दोनों को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, मैंने क्या किया, मैंने अपने ए वेरिएबल के लिए लेट अलहदा से लिखा, बी के लिए लेट अलहदा से लिखा और सी के लिए अलहदा से। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही लेट से अपना काम कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, सिंपल मैं इसे अरेज करता हूँ, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने क्या किया, सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। अब के बाद मैं इनको वैल्यू दे देता हूँ नीचे आगे। सिंपल मैं इसे वैल्यू देता हूँ 25, बी को भी वैल्यू में दे देता हूँ 25
और सी के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ a प्लस बी। अब के बाद अगर मैं इसे सेव करूं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूं तो मेरा आंसर देखिए 50 आ रहा है। तो ये हमारी टेक्निक्स होती हैं, हम सोचते हैं कि हमारा कोड किस तरह से मिनिमाइज हो सकता है, तो इस तरह से हम चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं ताकि हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया और फिर नीचे आके मैंने वैल्यू दी। लेकिन अगर मैं ये कॉन्स्ट के साथ करना चाहता तो तब क्या होता, मैं यहाँ एक कॉन्स्ट एज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसे यहाँ मैं इनिशियलाइज नहीं करता, वैल्यू नहीं देता, मैं नीचे आके इसे इनिशियलाइज करता हूँ। अब क्या हो रहा है, मेरे पास एरर शो हो रहा है। कॉन्स्ट के अंदर जहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हो वहीं पर आपको वैल्यू देनी होती है, मतलब इनिशियलाइज भी वहीं पे करना होता है। देखिए जैसे मैं इसे यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ तो कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है कॉन्स्ट में और लेट में, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एडिशन का प्रोग्राम लिखकर दिखाया। आपने क्या करना है, खुद से कोई माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का कोड लिखना है, उसे रन करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। अब क्योंकि ये हमारी पहली क्लास थी तो हमने इसमें कोई एडवांस चीज़ें नहीं सीखी, हमने सिर्फ बेसिक सीखा ताकि आपको ABC का अंदाजा हो जाए जावास्क्रिप्ट का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो परेशान नहीं होना, आपने हमें कमेंट करना है, हम उसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने जुड़े रहना है साथ, और आहिस्ता आहिस्ता आप एक बेटर जावास्क्रिप्ट के कोडर बनते जा रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।